स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 1.2 के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो चल रहा है अभी वो रियल नंबर चल रहा है, क्लास 10 का मैथ है। ठीक है, इसमें आपका एक प्रमेय दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसका क्या यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कुछ है नहीं, ये सारी चीजें हमें बहुत पहले से पता है। मतलब कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के घातों के रूप में लिखते हैं तो जो लिखने की प्रक्रिया है उसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। मैं बात को एक एक वर्ड को मैं क्लियर कराता हूं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, गुणनखंडों के घातों के रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या होती है। तो वो सारी चीजें आप एक बार डिटेल्स में देख लें। पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं फ्रेंड्स जो होता है इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बारे में आपको पता भी होगा, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी तो इसके बारे में पता होगा। स्टूडेंट्स, हमारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं अभी हम आपको बताएंगे। मतलब कि वो केवल और केवल दो संख्याओं से कट सकते हैं, पहली संख्या एक और दूसरी वो स्वयं खुद है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर या तो फिर केवल एक से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे, बाकी तीसरा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। बात आ गई समझ में? अब 7 की बात करिए तो 7 क्या किसी से कटेगा? या तो फिर वो 7 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा, है ना। तो बस मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर जो केवल एक से कटे और खुद से कटे, ऐसे नंबर को ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, इन्हें आप समझ ले पहले। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। जितने सारे प्राइम नंबर हैं उन्हें छोड़ करके ही कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। नहीं समझे आप? दूसरी भाषा में समझे कि ऐसे नंबर, भाज्य मतलब क्या, जो डिविजिबल हो, ऐसे नंबर जो खुद से भी कट जाए, एक से भी कट जाए और बहुत सारे नंबर से कट जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। मतलब उनके कई सारे फैक्टर होंगे, कई सारे गुणनखंड होंगे। बात आ गई समझ में? अब जैसे मान लीजिए पहला भाज्य संख्या 4 है, 4 के बाद आपका 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12, 14। ठीक है, इन सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। बात समझिएगा। अब जैसे अगर मान लीजिए हम 6 की बात करें तो 6 किन किन संख्याओं से कट जाएगा? 6 आपका 1 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इनके कितने फैक्टर हो रहे हैं? जो ये डिविजिबल हो रहे हैं कितने नंबर से हो रहे हैं? 4 नंबर से, 1, 2, 3, 4। तो ऐसे नंबर को ही हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा इवन नंबर और ऑड नंबर में। ऐसा नहीं कि इवन नंबर को आप यहाँ पे मिक्स कर दें। सम संख्या और विषम संख्या ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सम संख्या मतलब कि जो 2 से कट जाए, विषम संख्या मतलब जो केवल 2 से ना कटे, बाकी और किसी भी नंबर से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनको मिक्स मत करिएगा, वो एक अलग टॉपिक है। बात आई समझ में? तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि जितने आपके कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, अगर इन्हें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। अब वो प्रक्रिया कैसे हम करते हैं? मान लीजिए किसी भी भाज्य संख्या को आप उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 10 को उठाया। अब इस 10 को अगर आपने इस रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया, तो वही चीजें आपकी क्या कहलाती? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे मान लीजिए आपका ये 10 दिया गया है, अब 10 को अगर हम तोड़े तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5। बात आ गई समझ में? अब 2 गुणे 5 ये जो हमने करा बहुत सिंपल सी बात है, 5 दूनी 10 होगा, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 5 जब आपने लिखा तो इसी प्रक्रिया को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। पहले चीज तो ये, अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 14 ले लें, 14 आपका कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है।
भाज्य संख्या है। अब इसी को आप क्या लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे ना, बीच में गुणा लिखा गया है और इसे आपने खंडित कर दिया, तोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं गुणनखंड के रूप में लिखना। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही हमारा प्रमेय है। अब दूसरा टॉपिक आ जाती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का क्या मतलब है। तो ये तो हमने गुणनखंड के रूप में लिखा। अब अगर गुणनखंड के रूप में लिखा और उसके जो फैक्टर हैं, जो उसके गुणनखंड हैं, अगर वो अभाज्य हैं तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सभी को पता है कि 2 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 5 भी आपका एक अभाज्य संख्या है। तो 2 और 5 आपके अभाज्य संख्या है, आपने इसे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख दिया, गुणा के फॉर्मेट में लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, अभाज्य संख्या ये है, गुणा ये है, गुणनखंड के रूप में लिखना किसको, भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल समझिएगा, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, फिर से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरली हम आपको बताने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी बातें। देखिएगा, हमने कहा आप इसका गुणनखंड करिए, इसका क्या करिए, गुणनखंड करिए, गुणा के फॉर्मेट में तोड़िए, तो आपने क्या करा, 6 गुणे 4 कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया गुणनखंड के, गुणनखंड करना। लेकिन अगर हम कहें कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए, ये तो हो गया कि आपने नॉर्मल गुणनखंड कर दिया, अब मैटर नहीं करता ये भाज्य गुणनखंड है भाज्य गुणन, लेकिन हमने कहा अभाज्य गुणनखंड करिए, मतलब कि इसके जो फैक्टर है वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स में होने चाहिए। तो अब क्या करोगे, आप करोगे 2 गुणे 2 दूनी 8, 8 त्रिक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, ये प्राइम फैक्टर हो गए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना हो गया। तो गुणनखंड करना और अभाज्य गुणनखंड करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। गुणनखंड करना क्या होता है कि आपने उसे गुणा के फॉर्मेट में तोड़ दिया, जैसे मान लीजिए 30 दिया गया है, अब 30 को आपने 5 गुणे 6 कर दिया है ना, 5 गुणे 6 कर दिया, तो ये तो फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया नॉर्मल। अब अगर हम कहें अभाज्य गुणनखंड करिए तो आप क्या करोगे, 3 करोगे, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, 5 30 करेंगे। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपसे कहा हमने, आपने ये करके दिया, बहुत लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 करेंगे, और बहुत लोग करेंगे 5 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे। बात आ गई समझ में। लेकिन इन सब का मतलब है क्या, इन सब का मतलब 30 ही है, इन सब का जो आंसर आने वाला है वो 30 ही आने वाला है। तो दूसरी चीज आपके प्रमेय में ये कही गई है कि अगर आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनका जो सीक्वेंस फॉर्मेट है, उनको जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों के जो सोल्यूशन होंगे वो यूनिक सोल्यूशन होंगे, उन सबका मतलब एक ही होगा। दूसरी चीज आपके इस थ्योरम में ये भी बताई गई है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या किसी भी नंबर का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो उन्हें आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, उन्हें क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे, ताकि सबका जो लिखने का तरीका है वो एकदम सही हो, करेक्ट हो। अब जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा 24, 24 का गुणा करिए, गुणनखंड के रूप में करिए, तो आपने क्या किया, 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 कर दिया। ये तो एक हो गया इसका सीक्वेंस फॉर्मेट, सही फॉर्मेट। अब इसी को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका नहीं सही है। ठीक है, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है, यही है कि इसके जो फैक्टर है, इसके जो गुणनखंड है, उसको आप क्या करना है, एक सीक्वेंस में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। बात आ गई समझ में। बस ये सिंपल सा आपके थ्योरम का मतलब था फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया। ओके, तो अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट वीडियो में, आज की डेट का वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके चैप्टर पे बात करेंगे। आपका जो चैप्टर होगा उस पर डिस्कस किया जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ कोर्स कराने वाले हैं बिना किसी चार्ज के। बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स, यकीन करें, आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके जो मार्क होंगे ना वो 85 to 95% के बीच में ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है,
बाकी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।